ISO 1400120115 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली मानक एनवायरमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम्स स्टैंडर्ड। एक स्कोप क्षेत्र ISO 1400120115 मानक एक पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली की आवश्यकताओं को निर्दिष्ट करता है जिसे कोई संगठन अपनी पर्यावरणीय प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए उपयोग कर सकता है। ISO 1400120115 उन संगठनों द्वारा उपयोग के लिए बनाया गया है जो अपनी पर्यावरणीय जिम्मेदारियों को व्यवस्थित तरीके से प्रबंधित करना चाहते हैं, जो स्थिरता के पर्यावरणीय स्तंभ में योगदान करता है। ISO 1400120115 एक संगठन को उसकी पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के इच्छित परिणाम प्राप्त करने में मदद करता है, जो पर्यावरण, संगठन और संबंधित पक्षों के लिए मूल्य प्रदान करता है। संगठन की पर्यावरण नीति के अनुरूप एक पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के इच्छित परिणामों में शामिल हैं: पर्यावरणीय प्रदर्शन में सुधार, अनुपालन दायित्वों की पूर्ति, पर्यावरणीय उद्देश्यों की प्राप्ति। ISO 1400120115 किसी भी संगठन पर लागू होता है, चाहे उसका आकार, प्रकार और प्रकृति कोई भी हो, और यह संगठन की गतिविधियों, उत्पादों और सेवाओं के पर्यावरणीय पहलुओं पर लागू होता है, जिन्हें संगठन जीवन चक्र दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए नियंत्रित या प्रभावित कर सकता है। ISO 1400120115 विशिष्ट पर्यावरणीय प्रदर्शन मानदंडों को निर्दिष्ट नहीं करता है। ISO 1400120115 को पूरे या आंशिक रूप से पर्यावरण प्रबंधन को व्यवस्थित रूप से सुधारने के लिए उपयोग किया जा सकता है। हालांकि इस ISO 1400120115 के अनुरूप होने के दावे स्वीकार्य नहीं हैं, जब तक कि इसकी सभी आवश्यकताओं को संगठन की पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली में शामिल नहीं किया जाता और बिना किसी अपवाद के पूरा नहीं किया जाता। 2 नॉर्मेटिव रेफरेंस मानक संदर्भ। कोई मानक संदर्भ नहीं है। 3 टर्म्स एंड डेफिनेशन नियम और परिभाषाएं। ISO 1400120115 के लिए निम्नलिखित शर्तें और परिभाषाएं लागू होती हैं। 3.1 टर्म्स रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप संगठन और नेतृत्व से संबंधित शर्तें। 3 जनवरी 2001 मैनेजमेंट सिस्टम प्रबंधन प्रणाली। एक संगठन के आपस में जुड़े या बातचीत करने वाले तत्वों का समूह जो नीतियां और उद्देश्य स्थापित करने और उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं बनाने के लिए होता है। नोट 1 का प्रवेश। एक प्रबंधन प्रणाली एकल अनुशासन या कई अनुशासनों जैसे गुणवत्ता, पर्यावरण, पेशेवर स्वास्थ्य और सुरक्षा, ऊर्जा, वित्तीय प्रबंधन को संबोधित कर सकती है। नोट 2 का प्रवेश। सिस्टम के तत्वों में संगठन की संरचना, भूमिकाएं और जिम्मेदारियां, योजना बनाना और संचालन, प्रदर्शन मूल्यांकन और सुधार शामिल हैं। नोट 3 का प्रवेश। प्रबंधन प्रणाली का दायरा पूरे संगठन, संगठन के विशिष्ट और पहचाने गए कार्यों, संगठन के विशिष्ट और पहचाने गए हिस्सों या एक या अधिक कार्यों को एक समूह के संगठनों में शामिल कर सकता है। 3 जनवरी 2002 एनवायरनमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली। प्रबंधन प्रणाली का हिस्सा जो पर्यावरणीय पहलुओं को प्रबंधित करने, अनुपालन दायित्वों को पूरा करने और जोखिमों और अवसरों को संबोधित करने के लिए उपयोग किया जाता है। 3 जनवरी 2003 एनवायरनमेंटल पॉलिसी पर्यावरण नीति। पर्यावरणीय प्रदर्शन से संबंधित संगठन की इच्छाएं और दिशा, जैसा कि इसके शीर्ष प्रबंधन द्वारा औपचारिक रूप से व्यक्त किया गया है। 3 जनवरी 2004 ऑर्गेनाइजेशन संगठन। व्यक्ति या लोगों का समूह जिसे अपने कार्य, जिम्मेदारियां, अधिकार और संबंध होते हैं ताकि वे अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें। नोट 1 का प्रवेश। संगठन का अवधारणा में एकल व्यापारी, कंपनी, निगम, फर्म, उद्यम, प्राधिकरण, साझेदारी, चैरिटी या संस्था या इसके भाग या संयोजन शामिल हैं।
चाहे वे शामिल हों या नहीं, सार्वजनिक या निजी। 3 जनवरी 2005 टॉप मैनेजमेंट उच्चतम प्रबंधन। व्यक्ति या लोगों का समूह जो सबसे उच्च स्तर पर एक संगठन का निर्देशन और नियंत्रण करता है। नोट 1 का प्रवेश शीर्ष प्रबंधन को संगठन के भीतर अधिकार सौंपने और संसाधन प्रदान करने की शक्ति होती है। नोट 2 का प्रवेश अगर प्रबंधन प्रणाली का दायरा केवल संगठन के एक हिस्से को ही शामिल करता है, तो शीर्ष प्रबंधन उन लोगों को संदर्भित करता है जो उस हिस्से का निर्देशन और नियंत्रण करते हैं। 3 जनवरी 2006 इंटरेस्टेड पार्टी रुचि पार्टी। व्यक्ति या संगठन जो किसी निर्णय या गतिविधि से प्रभावित हो सकता है या जिसे लगता है कि वह प्रभावित हो सकता है। उदाहरण ग्राहक, समुदाय, आपूर्तिकर्ता, नियामक, गैरसरकारी संगठन, निवेशक और कर्मचारी। नोट 1 का प्रवेश खुद को प्रभावित महसूस करना का मतलब है कि इस प्रभावित को संगठन के सामने प्रस्तुत किया गया है। 3.2 टर्म्स रिलेटेड टू प्लानिंग योजना बनाने से संबंधित शर्तें। 3 फरवरी 2001 एनवायरनमेंट पर्यावरण। वातावरण जिसमें एक संगठन संचालित होता है, जिसमें वायु, पानी, भूमि, प्राकृतिक संसाधन, वनस्पति, जीव जंतु, मनुष्य और उनके पारस्परिक संबंध शामिल हैं। नोट 1 का प्रवेश वातावरण संगठन के भीतर से लेकर स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक प्रणाली तक फैला हो सकता है। नोट 2 का प्रवेश वातावरण को जैव विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र, जलवायु या अन्य विशेषताओं के संदर्भ में वर्णित किया जा सकता है। 3 फरवरी 2002 एनवायरनमेंटल एस्पेक्ट पर्यावरणीय पहलू। संगठन की गतिविधियों या उत्पादों या सेवाओं का तत्व जो पर्यावरण के साथ संपर्क करता है या कर सकता है। नोट 1 का प्रवेश एक पर्यावरणीय पहलू पर्यावरणीय प्रभाव पैदा कर सकता है। एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय पहलू वह है जिसका एक या अधिक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव होता है या हो सकता है। नोट 2 का प्रवेश महत्वपूर्ण पर्यावरणीय पहलुओं को संगठन द्वारा एक या अधिक मानदंडों को लागू करके निर्धारित किया जाता है। 3 फरवरी 2003 एनवायरनमेंटल कंडीशन पर्यावरण की स्थिति। पर्यावरण की स्थिति या विशेषता जो किसी निश्चित समय बिंदु पर निर्धारित की जाती है। 3 फरवरी 2004 एनवायरनमेंटल इम्पैक्ट पर्यावरणीय प्रभाव। पर्यावरण में परिवर्तन, चाहे प्रतिकूल हो या लाभकारी, जो पूरी तरह या आंशिक रूप से संगठन के पर्यावरणीय पहलुओं से उत्पन्न होता है। 3 फरवरी 2005 ऑब्जेक्टिव उद्देश्य प्राप्त करने के लिए परिणाम। नोट 1 का प्रवेश एक उद्देश्य रणनीतिक, सामरिक या परिचालनात्मक हो सकता है। नोट 2 का प्रवेश उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों जैसे वित्तीय, स्वास्थ्य और सुरक्षा और पर्यावरणीय लक्ष्य से संबंधित हो सकते हैं और विभिन्न स्तरों पर लागू हो सकते हैं, जैसे रणनीतिक, संगठन व्यापी, परियोजना, उत्पाद, सेवा और प्रक्रिया। नोट 3 का प्रवेश एक उद्देश्य अन्य तरीकों से भी व्यक्त किया जा सकता है, जैसे एक इच्छित परिणाम, एक उद्देश्य, एक परिचालन मानदंड, एक पर्यावरणीय उद्देश्य या समान अर्थ वाले अन्य शब्दों के उपयोग से, जैसे उद्देश्य, लक्ष्य या टारगेट। 3 फरवरी 2006 एनवायरनमेंटल ऑब्जेक्टिव पर्यावरणीय उद्देश्य संगठन द्वारा अपनी पर्यावरण नीति के अनुरूप निर्धारित किया गया उद्देश्य। 3 फरवरी 2007 प्रिवेंशन ऑफ पोल्यूशन प्रदूषण की रोकथाम। प्रक्रियाओं, प्रथाओं, तकनीकों, सामग्री, उत्पादों, सेवाओं या ऊर्जा का उपयोग करके किसी भी प्रकार के प्रदूषक या कचरे के निर्माण, उत्सर्जन या निकासी को टालने, कम करने या नियंत्रित करने, अलग अलग या संयोजन में के लिए, ताकि प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभावों को कम किया जा सके। नोट 1 का प्रवेश प्रदूषण की रोकथाम में स्रोत को कम करना या समाप्त करना,
प्रक्रिया, उत्पाद या सेवा में बदलाव, संसाधनों का कुशल उपयोग, सामग्री और ऊर्जा का विकल्प, पुनः उपयोग, पुनर्प्राप्ति, पुरावर्तन, पुनर्वापसी या उपचार शामिल हो सकते हैं। 3 फरवरी 2008 रिक्वायरमेंट मांग। जरूरत या अपेक्षा जो स्पष्ट रूप से कही गई हो, सामान्यतः समझी गई हो या अनिवार्य हो। नोट 1 का प्रवेश सामान्यतः समझी गई का मतलब है कि संगठन और संबंधित पक्षों के लिए यह प्रथा या सामान्य अभ्यास है कि जिस जरूरत या अपेक्षा पर विचार किया जा रहा है वह समझी जाती है। नोट 2 का प्रवेश एक निर्दिष्ट आवश्यकता वह है जो स्पष्ट रूप से कही गई हो, जैसे कि दस्तावेजी जानकारी में। नोट 3 का प्रवेश कानूनी आवश्यकताओं के अलावा अन्य आवश्यकताएं अनिवार्य बन जाती हैं जब संगठन यह निर्णय लेता है कि वे उनका पालन करेगा। 3 फरवरी 2009 कंप्लायंस ओब्लिगेशंस अनुपालन दायित्व पसंदीदा शब्द। कानूनी आवश्यकताएं और अन्य आवश्यकताएं स्वीकृत शब्द। कानूनी आवश्यकताएं जिनका पालन संगठन को करना होता है और अन्य आवश्यकताएं जिनका पालन संगठन को करना होता है या जिसे वह चुनता है। नोट 1 का प्रवेश अनुपालन दायित्व पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली से संबंधित होते हैं। नोट 2 का प्रवेश अनुपालन दायित्व अनिवार्य आवश्यकताओं से उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे लागू कानून और नियम, या स्वैच्छिक प्रतिबद्धताओं से, जैसे संगठनात्मक और उद्योग मानक, अनुबंध संबंध, आचार संहिता और समुदाय समूहों या गैरसरकारी संगठनों के साथ समझौते। 3 फरवरी 2010 रिस्क जोखिम अनिश्चितता का प्रभाव। नोट 1 का प्रवेश एक प्रभाव अपेक्षित से भिन्नता है, सकारात्मक या नकारात्मक। नोट 2 का प्रवेश अनिश्चितता वह स्थिति है, चाहे आंशिक हो, जिसमें किसी घटना, उसके परिणाम या संभावना से संबंधित जानकारी, समझ या ज्ञान की कमी होती है। नोट 3 का प्रवेश जोखिम अक्सर संभावित घटनाओं और परिणामों या इन दोनों के संयोजन के संदर्भ में वर्णित किया जाता है। नोट 4 का प्रवेश जोखिम अक्सर घटना के परिणामों, परिस्थितियों में बदलाव सहित और इसके होने की संभाव्यता के संयोजन के रूप में व्यक्त किया जाता है। 3 फरवरी 2011 रिस्क्स एंड अपॉर्चुनिटीज जोखिम और अवसर। संभावित प्रतिकूल प्रभाव, खतरे और संभावित लाभकारी प्रभाव, अवसर। 3.3 टर्म्स रिलेटेड टू सपोर्ट एंड ऑपरेशन, सहायता और संचालन से संबंधित शर्तें। 3 मार्च 2001 कॉम्पिटेंस, क्षमता। इरादे के अनुसार परिणाम प्राप्त करने के लिए ज्ञान और कौशल को लागू करने की क्षमता। 3 मार्च 2002 डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन, प्रलेखित जानकारी। जानकारी जिसे एक संगठन द्वारा नियंत्रित और बनाए रखा जाना चाहिए और वह माध्यम जिसमें यह जानकारी समाहित है। नोट 1 का प्रवेश दस्तावेजीकृत जानकारी किसी भी स्वरूप और माध्यम में हो सकती है और किसी भी स्रोत से हो सकती है। नोट 2 का प्रवेश दस्तावेजीकृत जानकारी का मतलब हो सकता है पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली, जिसमें संबंधित प्रक्रियाएं शामिल हैं, जानकारी जो संगठन को संचालन के लिए बनाई गई हो, इसे दस्तावेज कहा जा सकता है। प्राप्त परिणामों का प्रमाण, इसे रिकॉर्ड कहा जा सकता है। 3 मार्च 2003 लाइफ साइकिल, जीवन चक्र। एक उत्पाद या सेवा प्रणाली के लगातार और आपस में जुड़े चरण, कच्चे माल की प्राप्ति या प्राकृतिक संसाधनों से उत्पत्ति से लेकर अंतिम निपटान तक। नोट 1 का प्रवेश जीवन चक्र के चरणों में कच्चे माल की प्राप्ति, डिजाइन, उत्पादन, परिवहन, वितरण, उपयोग, जीवन के अंत की देखभाल और अंतिम निपटान शामिल हैं। 3 मार्च 2004 आउटसोर्स क्रिया। ऐसा प्रबंध करना जहां एक बाहरी संगठन के कार्य या प्रक्रिया का एक हिस्सा निभाए। नोट 1 का प्रवेश एक बाहरी संगठन प्रबंधन प्रणाली के दायरे के बाहर होता है, हालांकि आउटसोर्स किया गया कार्य या प्रक्रिया दायरे में होती है। 3 मार्च 2005 प्रोसेसस, प्रक्रिया।
आपस में जुड़े या बातचीत करने वाले गतिविधियों का समूह जो इनपुट को आउटपुट में बदलता है। नोट 1 का प्रवेश एक प्रक्रिया दस्तावेजीकृत हो सकती है या नहीं भी हो सकती है। 3.4 टर्म्स रिलेटेड टू परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन एंड इम्प्रूवमेंट, प्रदर्शन मूल्यांकन और सुधार से संबंधित शर्तें। 3 अप्रैल 2001 ऑडिट अंकेक्षण। ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने और इसे वस्तुनिष्ठ रूप से मूल्यांकित करने के लिए एक व्यवस्थित, स्वतंत्र और दस्तावेजीकृत प्रक्रिया, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि ऑडिट मानदंड कितने हद तक पूरे किए गए हैं। नोट 1 का प्रवेश आंतरिक ऑडिट संगठन द्वारा स्वयं किया जाता है या इसके बिहाफ पर किसी बाहरी पार्टी द्वारा। नोट 2 का प्रवेश एक ऑडिट एक संयुक्त ऑडिट हो सकता है, 2 या 2 से अधिक क्षेत्रों को मिलाकर। नोट 3 का प्रवेश स्वतंत्रता को उस गतिविधि के लिए जिम्मेदारी से मुक्त होने या पूर्वाग्रह और हितों के टकराव से मुक्त होने के रूप में दिखाया जा सकता है। नोट 4 का प्रवेश ऑडिट साक्ष्य में रिकॉर्ड, तथ्य के बयान या अन्य जानकारी शामिल होती है जो ऑडिट मानदंड से संबंधित होती है और जिसे सत्यापित किया जा सकता है, और ऑडिट मानदंड उन नीतियों, प्रक्रियाओं या आवश्यकताओं का समूह होते हैं जिनका उपयोग ऑडिट साक्ष्य की तुलना करने के लिए संदर्भ के रूप में किया जाता है। 3 अप्रैल 2002 कन्फॉर्मिटी अनु आवश्यकता की पूर्ति। 3 अप्रैल 2003 नो कन्फॉर्मिटी अवज्ञा, आवश्यकता की पूर्ति न होना। नोट 1 का प्रवेश असंगति ISO 1400120115 मानक की आवश्यकताओं और अतिरिक्त पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली की आवश्यकताओं से संबंधित होती है जो एक संगठन स्वयं के लिए निर्धारित करता है। 3 अप्रैल 2004 करेक्टिव एक्शन सुधारात्मक कार्रवाई, असंगति के कारण को समाप्त करने और उसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कार्रवाई। नोट 1 का प्रवेश एक असंगति के लिए एक से अधिक कारण हो सकते हैं। 3 अप्रैल 2005 कॉन्टिन्यूअल इंप्रूवमेंट निरंतर सुधार, प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए आवर्ती गतिविधि। नोट 1 का प्रवेश प्रदर्शन को बढ़ाना पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के उपयोग से संबंधित है ताकि संगठन की पर्यावरण नीति के अनुरूप पर्यावरणीय प्रदर्शन को बढ़ाया जा सके। नोट 2 का प्रवेश यह गतिविधि सभी क्षेत्रों में एक साथ या बिना किसी रुकावट के नहीं होनी चाहिए। 3 अप्रैल 2006 इफेक्टिवनेस प्रभावशीलता, योजनाबद्ध गतिविधियों के कितने हद तक साकार और योजनाबद्ध परिणामों के प्राप्त होने की सीमा। 3 अप्रैल 2007 इंडिकेटर सूचक, संचालन, प्रबंधन या स्थितियों की स्थिति का मापनीय प्रतिनिधित्व। 3 अप्रैल 2008 मॉनिटरिंग निगरानी, एक प्रणाली, प्रक्रिया या गतिविधि की स्थिति निर्धारित करना। नोट 1 का प्रवेश स्थिति निर्धारित करने के लिए जांचने, निगरानी करने या सावधानी पूर्वक निरीक्षण करने की आवश्यकता हो सकती है। 3 अप्रैल 2009 मेजरमेंट माप, मूल्य निर्धारित करने की प्रक्रिया। 3 अप्रैल 2010 परफॉर्मेंस प्रदर्शन, मापने योग्य परिणाम। नोट 1 का प्रवेश प्रदर्शन संख्यात्मक या गुणात्मक निष्कर्षों से संबंधित हो सकता है। नोट 2 का प्रवेश प्रदर्शन गतिविधियों, प्रक्रियाओं, उत्पादों, सेवाओं सहित सिस्टम या संगठनों के प्रबंधन से संबंधित हो सकता है। 3 अप्रैल 2011 एनवायरनमेंटल परफॉर्मेंस पर्यावरणीय प्रदर्शन, पर्यावरणीय पहलुओं के प्रबंधन से संबंधित प्रदर्शन। नोट 1 का प्रवेश एक पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के लिए परिणामों को संगठन की पर्यावरण नीति, पर्यावरणीय उद्देश्यों या अन्य मानदंडों के खिलाफ मापा जा सकता है, संकेतकों का उपयोग करके। 4 कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन संगठन का संदर्भ। 4.1 अंडरस्टैंडिंग ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स कॉन्टेक्स्ट संगठन और उसके संदर्भ को समझना।
संगठन को बाहरी और आंतरिक मुद्दों को निर्धारित करना होगा जो इसके उद्देश्य से संबंधित हैं और जो इसकी पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के इच्छित परिणाम प्राप्त करने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। ऐसे मुद्दों में उन पर्यावरणीय स्थितियों को शामिल किया जाना चाहिए जो संगठन को प्रभावित कर रही हैं या प्रभावित करने की क्षमता रखती हैं। 4.2 अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ इंटरेस्टेड पार्टीज, इच्छुक पक्षों की जरूरतों और अपेक्षाओं को समझना। संगठन को निर्धारित करना होगा कब वे संबंधित पक्ष जो पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली से संबंधित हैं, इन संबंधित पक्षों की संबंधित जरूरतें और अपेक्षाएं यानी आवश्यकताएं, इनमें से कौन सी जरूरतें और अपेक्षाएं उसके अनुपालन दायित्व बनती हैं। 4.3 डिटरमिनिंग द स्कोप ऑफ एनवायरनमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के दायरे का निर्धारण। संगठन को अपनी पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली की सीमाएं और लागू होने के क्षेत्र को निर्धारित करना होगा ताकि इसके दायरे को स्थापित किया जा सके। इस दायरे को निर्धारित करते समय संगठन को विचार करना होगा धारा 4.1 में उल्लिखित बाहरी और आंतरिक मुद्दे, धारा 4.2 में उल्लिखित अनुपालन दायित्व, इसकी संगठनात्मक इकाइयां, कार्य और भौतिक सीमाएं, इसकी गतिविधियां, उत्पाद और सेवाएं, नियंत्रण और प्रभाव का प्रयोग करने की इसकी प्राधिकरण और क्षमता। एक बार जब दायरा निर्धारित हो जाता है तो उस दायरे के भीतर संगठन की सभी गतिविधियों, उत्पादों और सेवाओं को पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली में शामिल किया जाना चाहिए। दायरे को दस्तावेजीकृत जानकारी के रूप में बनाए रखा जाना चाहिए और संबंधित पक्षों के लिए उपलब्ध होना चाहिए। 4.4 एनवायरनमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम, पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली। इरादे के अनुसार परिणाम प्राप्त करने के लिए, जिसमें अपने पर्यावरणीय प्रदर्शन को बढ़ाना शामिल है, संगठन को इस ISO 1400120115 मानक की आवश्यकताओं के अनुसार एक पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली स्थापित, लागू, बनाए रखना और लगातार सुधारना चाहिए, जिसमें आवश्यक प्रक्रियाएं और उनकी अंतःक्रियाएं शामिल हैं। संगठन को पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली स्थापित और बनाए रखते समय धारा 4.1 और 4.2 में प्राप्त ज्ञान को ध्यान में रखना चाहिए। 5 लीडरशिप, नेतृत्व। 5.1 लीडरशिप एंड कमिटमेंट, नेतृत्व और प्रतिबद्धता। शीर्ष प्रबंधन को पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के संदर्भ में नेतृत्व और प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करना चाहिए। पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली की प्रभावशीलता के लिए उत्तरदायित्व लेना, सुनिश्चित करना कि पर्यावरण नीति और पर्यावरणीय उद्देश्य स्थापित हों और संगठन की रणनीतिक दिशा और संदर्भ के अनुकूल हों। पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली की आवश्यकताओं का संगठन की व्यापार प्रक्रियाओं में एकीकरण सुनिश्चित करना। पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के लिए आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। प्रभावी पर्यावरण प्रबंधन और पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली की आवश्यकताओं का पालन करने के महत्व का संचार करना। यह सुनिश्चित करना कि पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली अपने इच्छित परिणाम प्राप्त करे। लोगों को पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली की प्रभावशीलता में योगदान करने के लिए निर्देशित और समर्थन करना। निरंतर सुधार को बढ़ावा देना। अन्य संबंधित प्रबंधन भूमिकाओं का समर्थन करना ताकि वे अपने जिम्मेदारी क्षेत्रों में अपने नेतृत्व का प्रदर्शन कर सकें। नोट: ISO 1400120115 मानक में व्यवसाय का संदर्भ व्यापक रूप से उन गतिविधियों को संदर्भित करने के लिए किया जा सकता है जो संगठन के अस्तित्व के उद्देश्यों के लिए महत्वपूर्ण हैं। 5.2 एनवायरनमेंटल पॉलिसी, पर्यावरण नीति। शीर्ष प्रबंधन को अपनी पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के परिभाषित दायरे के भीतर एक पर्यावरण नीति स्थापित, लागू और बनाए रखना चाहिए जो संगठन के उद्देश्य और संदर्भ, जिसमें उसकी गतिविधियों, उत्पादों और सेवाओं की प्रकृति, पैमाना और पर्यावरणीय प्रभाव शामिल हैं, के लिए उपयुक्त हो। जो पर्यावरणीय उद्देश्यों को निर्धारित करने के लिए एक ढांचा प्रदान करता है
जिसमें पर्यावरण संरक्षण के लिए एक प्रतिबद्धता शामिल हो, जिसमें प्रदूषण की रोकथाम और संगठन के संदर्भ से संबंधित अन्य विशिष्ट प्रतिबद्धता शामिल हो। नोट: पर्यावरण की रक्षा के लिए अन्य विशेष प्रतिबद्धताओं में सतत संसाधन उपयोग, जलवायु परिवर्तन की रोकथाम और अनुकूलन, और जैव विविधता और पारिस्थितिक तंत्रों की रक्षा शामिल हो सकती है। अपने अनुपालन दायित्वों को पूरा करने की प्रतिबद्धता शामिल करता है। न पर्यावरणीय प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के निरंतर सुधार की प्रतिबद्धता शामिल करता है। पर्यावरण नीति को दस्तावेजीकृत जानकारी के रूप में बनाए रखा जाना चाहिए, संगठन के भीतर संचारित किया जाना चाहिए, संबंधित पक्षों के लिए उपलब्ध होना चाहिए। 5.3 ऑर्गेनाइजेशनल रोल्स, रेस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज, संगठनात्मक भूमिकाएं, जिम्मेदारियां और अधिकारी। शीर्ष प्रबंधन को सुनिश्चित करना चाहिए कि संबंधित भूमिकाओं के लिए जिम्मेदारियां और प्राधिकार संगठन के भीतर सौंपे और संचारित किए जाएं। शीर्ष प्रबंधन को निम्नलिखित के लिए जिम्मेदारी और प्राधिकार सौंपना चाहिए। यह सुनिश्चित करना कि पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली ISO 140012-2015 मानक की आवश्यकताओं के अनुरूप हो। पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली की प्रदर्शन, जिसमें पर्यावरणीय प्रदर्शन शामिल है, की रिपोर्ट शीर्ष प्रबंधन को देना। 6. प्लानिंग योजना। 6.1 एक्शन टू एड्रेस रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी, जोखिमों और अवसरों को संबोधित करने के लिए कार्रवाई। 6 जनवरी 2001 जनरल सामान्य। संगठन को 6 जनवरी 2001 से 6 जनवरी 2004 तक की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाएं स्थापित, लागू और बनाए रखनी चाहिए। पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली की योजना बनाते समय संगठन को निम्नलिखित पर विचार करना चाहिए। धारा 4.1 में उल्लिखित मुद्दे। धारा 4.2 में उल्लिखित आवश्यकताएं। अपनी पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली का दायरा और पर्यावरणीय पहलुओं, अनुपालन दायित्वों और 4.1 और 4.2 में पहचाने गए अन्य मुद्दों और आवश्यकताओं से संबंधित जोखिमों और अवसरों का निर्धारण करें, जिन्हें संबोधित करने की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली अपने इच्छित परिणाम प्राप्त कर सके, अवांछित प्रभावों को रोकने या कम करने के लिए, जिसमें बाहरी पर्यावरणीय स्थितियों के संगठन को प्रभावित करने की संभावना शामिल है, निरंतर सुधार प्राप्त करने के लिए। पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के दायरे के भीतर संगठन को संभावित आपातकालीन स्थितियों का निर्धारण करना होगा, जिनमें वे भी शामिल हैं जिनका पर्यावरणीय प्रभाव हो सकता है। संगठन को अपनी निम्नलिखित दस्तावेजीकृत जानकारी बनाए रखनी चाहिए। उन जोखिमों और अवसरों के बारे में जिनका समाधान किया जाना चाहिए। 6 जनवरी 2001 से 6 जनवरी 2004 तक की प्रक्रियाएं उतनी ही मात्रा में जिनसे विश्वास हो कि वे योजना के अनुसार पूरी की जाती हैं। 6 जनवरी 2002 एनवायरनमेंटल एस्पेक्ट्स, पर्यावरणीय पहलू। पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के परिभाषित दायरे के भीतर संगठन को अपनी गतिविधियों, उत्पादों और सेवाओं के पर्यावरणीय पहलुओं का निर्धारण करना चाहिए, जिन्हें वह नियंत्रित कर सकता है और जिन पर वह प्रभाव डाल सकता है, और उनके संबंधित पर्यावरणीय प्रभावों पर विचार करना चाहिए, जीवन चक्र के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए। पर्यावरणीय पहलुओं का निर्धारण करते समय संगठन को निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। परिवर्तन, जिसमें योजनाबद्ध या नए विकास और नए या परिवर्तित गतिविधियां, उत्पाद और सेवाएं शामिल हैं। असामान्य स्थितियां और उचित रूप से पूर्वानुमानित आपातकालीन स्थितियां। संगठन को उन पहलुओं का निर्धारण करना चाहिए जिनका महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभाव हो सकता है, यानी महत्वपूर्ण पर्यावरणीय पहलू, स्थापित मानदंडों का उपयोग करके। संगठन को अपने महत्वपूर्ण पर्यावरणीय पहलुओं को संगठन के विभिन्न स्तरों और कार्यों के बीच उपयुक्त रूप से संचारित करना चाहिए।
संगठन को अपनी निम्नलिखित दस्तावेजीकृत जानकारी बनाए रखनी चाहिए। पर्यावरणीय पहलू और संबंधित पर्यावरणीय प्रभाव। महत्वपूर्ण पर्यावरणीय पहलुओं को निर्धारित करने के लिए उपयोग किए गए मानदंड। महत्वपूर्ण पर्यावरणीय पहलू। नोट: महत्वपूर्ण पर्यावरणीय पहलू हानिकारक पर्यावरणीय प्रभाव, खतरे या लाभकारी पर्यावरणीय प्रभाव, अवसर से जुड़े जोखिमों और अवसरों का परिणाम हो सकते हैं। 6 जनवरी 2003 कंप्लायंस ओब्लिगेशंस अनुपालन दायित्व। संगठन को अपने पर्यावरणीय पहलुओं से संबंधित अनुपालन दायित्वों को निर्धारित करना और उन्हें एक्सेस करना चाहिए। यह तय करना चाहिए कि ये अनुपालन दायित्व संगठन पर कैसे लागू होते हैं। अपने पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली को स्थापित, लागू, बनाए रखने और लगातार सुधारते समय इन अनुपालन दायित्वों को ध्यान में रखना चाहिए। संगठन को अपने अनुपालन दायित्वों की दस्तावेजीकृत जानकारी बनाए रखनी चाहिए। नोट: अनुपालन दायित्व संगठन के लिए जोखिम और अवसर उत्पन्न कर सकते हैं। 6 जनवरी 2004 प्लानिंग एक्शन योजना बनाना। संगठन को योजना बनानी चाहिए। अपने महत्वपूर्ण पर्यावरणीय पहलुओं, अनुपालन दायित्वों। 6 जनवरी 2001 में पहचाने गए जोखिमों और अवसरों को संबोधित करने के लिए कदम उठाने के लिए। कैसे इन कदमों को अपनी पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली प्रक्रियाओं या अन्य व्यावसायिक प्रक्रियाओं में एकीकृत और लागू किया जाए। इन कदमों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया जाए। इन कदमों की योजना बनाते समय संगठन को अपनी तकनीकी विकल्पों, वित्तीय, परिचालन और व्यावसायिक आवश्यकताओं पर विचार करना चाहिए। 6.2 एनवायरनमेंटल ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लानिंग टू अचीव दम पर्यावरणीय उद्देश्य और उन्हें प्राप्त करने की योजना। 6 फरवरी 2001 एनवायरनमेंटल ऑब्जेक्टिव्स पर्यावरणीय उद्देश्य। संगठन को विभिन्न कार्यों और स्तरों पर पर्यावरणीय उद्देश्य स्थापित करने चाहिए। संगठन के महत्वपूर्ण पर्यावरणीय पहलुओं और संबंधित अनुपालन दायित्वों को ध्यान में रखते हुए और इसके जोखिमों और अवसरों पर विचार करते हुए। पर्यावरणीय उद्देश्य पर्यावरण नीति के साथ संगत होने चाहिए। मापने योग्य, यदि संभव हो। निगरानी की जानी चाहिए। संचारित की जानी चाहिए। उचित रूप से अद्यतन की जानी चाहिए। संगठन को पर्यावरणीय उद्देश्यों पर दस्तावेजीकृत जानकारी बनाए रखनी चाहिए। 6 फरवरी 2002 प्लानिंग एक्शंस टू अचीव एनवायरनमेंटल ऑब्जेक्टिव्स पर्यावरणीय उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यों की योजना बनाना। अपने पर्यावरणीय उद्देश्यों को प्राप्त करने की योजना बनाते समय संगठन को निम्नलिखित निर्धारित करना चाहिए। क्या किया जाएगा? किस प्रकार के संसाधनों की आवश्यकता होगी? कौन जिम्मेदार होगा? इसे पूरा करने की समय सीमा क्या होगी? परिणामों का मूल्यांकन कैसे किया जाएगा, जिसमें मापने योग्य पर्यावरणीय उद्देश्यों की प्राप्ति की दिशा में प्रगति की निगरानी के लिए संकेतक शामिल हैं। संगठन को यह विचार करना चाहिए कि पर्यावरणीय उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए किए गए कदमों को संगठन की व्यावसायिक प्रक्रियाओं में कैसे एकीकृत किया जा सकता है। 7 सपोर्ट समर्थन। 7.1 रिसोर्सेस साधन। संगठन को पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली की स्थापना, कार्यान्वयन, रखरखाव और निरंतर सुधार के लिए आवश्यक संसाधनों का निर्धारण और प्रावधान करना चाहिए। 7.2 कॉम्पिटेंस योग्यता। संगठन को उन व्यक्तियों की आवश्यक योग्यता निर्धारित करनी चाहिए जो उसके नियंत्रण में काम करते हैं और जो उसके पर्यावरणीय प्रदर्शन और अनुपालन की जिम्मेदारियों को पूरा करने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। सुनिश्चित करना चाहिए कि ये व्यक्ति उपयुक्त शिक्षा, प्रशिक्षण या अनुभव के आधार पर योग्य हों। अपने पर्यावरणीय पहलुओं और पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली से संबंधित प्रशिक्षण की आवश्यकताएं निर्धारित करनी चाहिए। जहां लागू हो, आवश्यक योग्यता प्राप्त करने के लिए कदम उठाने चाहिए और उठाए गए कदमों की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना चाहिए।
नोट लागू कदमों में उदाहरण के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना, मार्गदर्शन करना या वर्तमान में नियुक्त व्यक्तियों की पुनर्नियुक्ति करना शामिल हो सकता है, या सक्षम व्यक्तियों को भर्ती करना या अनुबंधित करना शामिल हो सकता है। संगठन को योग्यता के प्रमाण के रूप में उचित दस्तावेज जानकारी संचित रखनी चाहिए। 7.3 अवेयरनेस जागरूकता। संगठन यह सुनिश्चित करेगा कि जो लोग संगठन के नियंत्रण में काम कर रहे हैं वे निम्नलिखित से अवगत हों। क पर्यावरण नीति। ख महत्वपूर्ण पर्यावरण पहलू और उनके काम से जुड़े वास्तविक या संभावित पर्यावरणीय प्रभाव। ग पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली की प्रभावशीलता में उनकी भूमिका, जिसमें बेहतर पर्यावरणीय प्रदर्शन के लाभ शामिल हैं। घ पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली की आवश्यकताओं का पालन न करने के परिणाम, जिसमें संगठन की अनुपालन आवश्यकताओं को पूरा न करने के परिणाम भी शामिल हैं। 7.4 कम्युनिकेशन संचार। 7 अप्रैल 2001 जनरल सामान्य। संगठन पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली से संबंधित आंतरिक और बाहरी संचार के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं को स्थापित, लागू और बनाए रखेगा, जिसमें शामिल हैं। क किस विषय पर संचार किया जाएगा। ख कब संचार करना है। ग किसके साथ संचार करना है। घ कैसे संचार करना है। अपनी संचार प्रक्रिया स्थापित करते समय संगठन को अपनी अनुपालन बाध्यताओं को ध्यान में रखना चाहिए। सुनिश्चित करना चाहिए कि पर्यावरणीय जानकारी जो संचारित की जाती है वह पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के भीतर उत्पन्न जानकारी के साथ सुसंगत और विश्वसनीय हो। संगठन को अपनी पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली पर प्रासंगिक संचारों का जवाब देना चाहिए। संगठन को अपने संचारों का साक्ष्य के रूप में दस्तावेजी जानकारी बनाए रखनी चाहिए, जैसा कि उचित हो। 7 अप्रैल 2002 इंटरनल कम्युनिकेशन आंतरिक संवाद। संगठन को क पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली से संबंधित जानकारी को विभिन्न स्तरों और कार्यों के बीच आंतरिक रूप से संप्रेषित करना चाहिए, जिसमें पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली में परिवर्तन भी शामिल हैं, जैसा कि उचित हो। ख यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसका संचार प्रक्रिया उन व्यक्तियों को योगदान करने में सक्षम बनाती है जो संगठन के नियंत्रण के तहत काम कर रहे हैं, ताकि निरंतर सुधार हो सके। 7 अप्रैल 2003 एक्सटर्नल कम्युनिकेशन बाहरी संचार। संगठन को अपनी संचार प्रक्रियाओं द्वारा स्थापित और अनुपालन दायित्वों के अनुसार पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली से संबंधित जानकारी को बाहरी रूप से संप्रेषित करना चाहिए। 7.5 डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन प्रलेखित जानकारी। 7 मई 2001 जनरल सामान्य। संगठन की पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली में शामिल होना चाहिए। कर ISO 1400120115 मानक द्वारा आवश्यक प्रलेखित जानकारी। ख संगठन द्वारा पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली की प्रभावशीलता के लिए आवश्यक समझी गई प्रलेखित जानकारी। नोट पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रलेखित जानकारी की सीमा एक संगठन से दूसरे संगठन में भिन्न हो सकती है, निम्नलिखित कारणों से। संगठन का आकार और उसकी गतिविधियों, प्रक्रियाओं, उत्पादों और सेवाओं का प्रकार, अपनी अनुपालन बाध्यताओं की पूर्ति का प्रदर्शन करने की आवश्यकता, प्रक्रियाओं की जटिलता और उनके अंतःक्रियाओं, संगठन के नियंत्रण में काम करने वाले व्यक्तियों की क्षमता। 7 मई 2002 क्रिएटिंग एंड उपडैटिंग निर्माण और अद्यतन। लिखित जानकारी निर्मित और अद्यतित करते समय संगठन को सुनिश्चित करना होगा कि उपयुक्त हो। क पहचान और विवरण जैसे शीर्षक, तिथि, लेखक या संदर्भ संख्या। ख प्रारूप जैसे भाषा, सॉफ्टवेयर संस्करण, ग्राफिक्स और माध्यम जैसे कागज, इलेक्ट्रॉनिक। ग समीक्षा और मंजूरी के लिए जांच करना कि यह उपयुक्तता और पर्याप्तता के लिए सही है। 7 मई 2003 कंट्रोल ऑफ डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन प्रलेखित जानकारी का नियंत्रण।
पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली और ISO 1400120115 मानक द्वारा आवश्यक प्रलेखित जानकारी को नियंत्रित किया जाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह वहां और जब आवश्यक हो उपलब्ध और उपयोग के लिए उपयुक्त हो। यह पर्याप्त रूप से संरक्षित हो, उदाहरण के लिए गोपनीयता की हानि, अनुचित उपयोग या अखंडता की हानि से। प्रलेखित जानकारी के नियंत्रण के लिए संगठन को निम्नलिखित गतिविधियों को संबोधित करना चाहिए जैसा लागू हो। वितरण, पहुंच, पुनर्प्राप्ति और उपयोग, भंडारण और संरक्षण जिसमें पठनीयता का संरक्षण शामिल है। परिवर्तनों का नियंत्रण, उदाहरण के लिए संस्करण नियंत्रण, अवधारण और निपटान। संगठन द्वारा पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली की योजना और संचालन के लिए आवश्यक मानी गई बाहरी स्रोत की प्रलेखित जानकारी को उचित रूप से पहचाना और नियंत्रित किया जाना चाहिए। नोट: एक्सेस का मतलब हो सकता है कि दस्तावेजी जानकारी को देखने की अनुमति केवल दी जाए या दस्तावेजी जानकारी को देखने और बदलने की अनुमति और अधिकार दिया जाए। 8.0 ऑपरेशंस संचालन। 8.1 ऑपरेशनल प्लानिंग एंड कंट्रोल परिचालन योजना और नियंत्रण। संस्था को पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली की आवश्यकताओं को पूरा करने और 6.1 और 6.2 में पहचानी गई कार्रवाइयों को लागू करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं को स्थापित, लागू, नियंत्रित और बनाए रखना होगा, जिसमें शामिल हैं प्रक्रिया के लिए संचालन मानदंड स्थापित करना, संचालन मानदंड के अनुसार प्रक्रिया का नियंत्रण लागू करना। नोट: नियंत्रणों में इंजीनियरिंग नियंत्रण और प्रक्रियाएं शामिल हो सकती हैं। नियंत्रणों को एक व्यवस्था के अनुसार लागू किया जा सकता है, जैसे कि उन्मूलन, प्रतिस्थापन, प्रशासनिक, और इन्हें व्यक्तिगत रूप से या संयोजन में इस्तेमाल किया जा सकता है। संस्थान को योजनाबद्ध परिवर्तनों पर नियंत्रण रखना होगा और अनियोजित परिवर्तनों के परिणामों की समीक्षा करनी होगी। आवश्यकतानुसार किसी भी प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए कार्रवाई करनी होगी। संस्थान को यह सुनिश्चित करना होगा कि आउटसोर्स किए गए प्रक्रियाओं पर नियंत्रण या प्रभाव डाला जाए। प्रक्रियाओं पर लागू किए जाने वाले नियंत्रण या प्रभाव का प्रकार और सीमा पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के भीतर परिभाषित किया जाना चाहिए। जीवन चक्र की दृष्टि के अनुरूप संगठन को यह सुनिश्चित करना होगा कि उपयुक्त नियंत्रण स्थापित करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उसके पर्यावरणीय आवश्यकताएं डिजाइन और विकास प्रक्रिया में संबोधित की जाती हैं। प्रत्येक जीवन चक्र चरण को ध्यान में रखते हुए उत्पादों और सेवाओं की खरीद के लिए अपनी पर्यावरणीय आवश्यकताओं का निर्धारण करें जैसा उचित हो। अपने प्रासंगिक पर्यावरणीय आवश्यकताओं को बाहरी प्रदाताओं, जिनमें ठेकेदार भी शामिल हैं, के साथ साझा करें। अपने उत्पादों और सेवाओं के परिवहन या वितरण, उपयोग, अंतजीवन उपचार और अंतिम निपटान से जुड़े संभावित महत्वपूर्ण पर्यावरणीय प्रभावों के बारे में जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता पर विचार करें। संगठन को दस्तावेजीकृत जानकारी बनाए रखनी होगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रक्रियाएं योजना के अनुसार की गई हैं। 8.2 इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस आपातकालीन तत्परता और प्रतिक्रिया। संगठन को उन संभावित आपातकालीन परिस्थितियों के लिए तैयारी और प्रतिक्रिया करने की प्रक्रिया स्थापित, लागू और बनाए रखनी होगी, जिन्हें 6 जनवरी 2001 में पहचाना गया है। संगठन को आपातकालीन स्थितियों से होने वाले प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभावों को रोकने या कम करने के लिए क्रियाएं योजना बनानी चाहिए। वास्तविक आपातकालीन स्थितियों का जवाब देना चाहिए। आपातकाल की गंभीरता और संभावित पर्यावरणीय प्रभाव के अनुसार आपातकालीन स्थितियों के परिणामों को रोकने या कम करने के लिए कार्रवाई करनी चाहिए। जहां संभव हो, योजना बनाई गई प्रतिक्रिया क्रियाओं का समय पर परीक्षण करना चाहिए, न आपातकालीन स्थितियों या परीक्षणों के बाद प्रक्रियाओं और योजना बनाई गई प्रतिक्रिया
क्रियाओं की समय समय पर समीक्षा और संशोधन करना चाहिए। आपातकालीन तैयारी और प्रतिक्रिया से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और प्रशिक्षण, जहां उचित हो, संबंधित पक्षों को, जिसमें संगठन के नियंत्रण में काम करने वाले लोग शामिल हैं, प्रदान करना चाहिए। संगठन को यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक मात्रा में दस्तावेज जानकारी बनाए रखनी चाहिए कि प्रक्रियाएं योजना के अनुसार की जा रही हैं। 9 परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, प्रदर्शन का मूल्यांकन। 9.1 मॉनिटरिंग, मेजरमेंट, एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन, निगरानी, माप, विश्लेषण और मूल्यांकन। 9 जनवरी 2001 जनरल सामान्य। संगठन को अपनी पर्यावरणीय प्रदर्शन की निगरानी, माप, विश्लेषण और मूल्यांकन करना चाहिए। संगठन को निम्नलिखित निर्धारित करना चाहिए। क्या निगरानी और माप की जरूरत है? निगरानी, माप, विश्लेषण और मूल्यांकन के तरीके जो लागू हों ताकि परिणाम सही हों। वे मानदंड जिनके आधार पर संगठन अपने पर्यावरणीय प्रदर्शन का मूल्यांकन करेगा। और उपयुक्त संकेतक। निगरानी और माप कब किया जाएगा? निगरानी और माप के परिणामों का विश्लेषण और मूल्यांकन कब किया जाएगा? संगठन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कैलिब्रेटेड या सत्यापित निगरानी और मापने के उपकरण का उपयोग और रखरखाव किया जाए, जैसे कि आवश्यक हो। संगठन को अपने पर्यावरणीय प्रदर्शन और पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना चाहिए। संगठन को संबंधित पर्यावरणीय प्रदर्शन की जानकारी आंतरिक और बाहरी दोनों स्तरों पर संप्रेषित करनी चाहिए, जैसा कि इसके संचार प्रक्रिया में निर्दिष्ट किया गया है और इसके अनुपालन कर्तव्यों के अनुसार। संगठन को निगरानी, माप, विश्लेषण और मूल्यांकन के परिणामों का सबूत देने के लिए उचित दस्तावेज जानकारी बनाए रखनी चाहिए। 9 जनवरी 2002 इवैल्यूएशन ऑफ कंप्लायंस, अनुपालन का मूल्यांकन। संगठन को अपनी अनुपालन जिम्मेदारियों की पूर्ति का मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया या प्रक्रियाएं स्थापित, लागू और बनाए रखनी चाहिए। संगठन को यह निर्धारित करना चाहिए कि अनुपालन का मूल्यांकन कितनी बार किया जाएगा। अनुपालन का मूल्यांकन करना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो कार्रवाई करनी चाहिए। अपने अनुपालन की स्थिति की जानकारी और समझ बनाए रखनी चाहिए। संगठन को अनुपालन मूल्यांकन परिणामों के सबूत के रूप में दस्तावेजित जानकारी को सुरक्षित रखना चाहिए। 9.2 इंटरनल ऑडिट, आंतरिक ऑडिट। 9 फरवरी 2001 जनरल सामान्य। संगठन को निर्धारित समयांतराल पर आंतरिक ऑडिट आयोजित करने चाहिए ताकि यह जानकारी मिल सके कि पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली संगठन की अपनी पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली की आवश्यकताओं और इस अंतर्राष्ट्रीय मानक की आवश्यकताओं के अनुरूप है, प्रभावी ढंग से लागू और बनाए रखी गई है। 9 फरवरी 2002 इंटरनल ऑडिट प्रोग्राम, आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यक्रम। संगठन को आंतरिक ऑडिट कार्यक्रम स्थापित, लागू और बनाए रखना चाहिए, जिसमें आवृत्ति, विधियां, जिम्मेदारियां, योजना, आवश्यकताएं और आंतरिक ऑडिट की रिपोर्टिंग शामिल हो। आंतरिक ऑडिट कार्यक्रम स्थापित करते समय संगठन को संबंधित प्रक्रियाओं की पर्यावरणीय महत्वता, संगठन को प्रभावित करने वाले परिवर्तन और पिछली ऑडिट्स के परिणामों को ध्यान में रखना चाहिए। संगठन को प्रत्येक ऑडिट के लिए ऑडिट मानदंड और दायरा निर्धारित करना चाहिए। ऑडिटर्स का चयन करना चाहिए और ऑडिट्स करना चाहिए ताकि ऑडिट प्रक्रिया की वस्तुनिष्ठता और निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके। सुनिश्चित करना चाहिए कि ऑडिट के परिणाम संबंधित प्रबंधन को रिपोर्ट किए जाएं। संगठन को ऑडिट कार्यक्रम के कार्यान्वयन और ऑडिट परिणामों के सबूत के रूप में दस्तावेजीकृत जानकारी बनाए रखनी चाहिए। 9.3 मैनेजमेंट रिव्यू, प्रबंधन की समीक्षा। शीर्ष प्रबंधन को निर्धारित अंतराल पर संगठन के पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली की समीक्षा करनी चाहिए ताकि उसकी लगातार उपयुक्तता, पर्याप्तता और प्रभावशीलता सुनिश्चित की जा सके। प्रबंधन समीक्षा में निम्नलिखित पर विचार किया जाना चाहिए।
पिछली प्रबंधन समीक्षाओं से किए गए कार्यों की स्थिति। परिवर्तनों की समीक्षा में शामिल करें। 1. पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली से संबंधित बाहरी और आंतरिक मुद्दे। 2. संबंधित पक्षों की आवश्यकताएं और अपेक्षाएं, जिसमें अनुपालन की जिम्मेदारियां भी शामिल हैं। 3. इसके महत्वपूर्ण पर्यावरणीय पहलू। 4. जोखिम और अवसर। पर्यावरणीय लक्ष्यों की प्राप्ति की सीमा। संस्थान की पर्यावरणीय प्रदर्शन की जानकारी, जिसमें शामिल हैं। 1. अनुपालन की कमी और सुधारात्मक क्रियाएं। 2. निगरानी और मापन के परिणाम। 3. अनुपालन की जिम्मेदारियों की पूर्ति। 4. ऑडिट के परिणाम। संसाधनों की पर्याप्तता। संबंधित पक्षों से प्राप्त संचार, जिसमें शिकायतें भी शामिल हैं। 6. निरंतर सुधार के अवसर प्रबंधन समीक्षा के परिणाम में शामिल होंगे। पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली की लगातार उपयुक्तता, पर्याप्तता और प्रभावशीलता पर निष्कर्ष। लगातार सुधार के अवसरों से संबंधित निर्णय। पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली में किसी भी आवश्यक परिवर्तन, जैसे कि संसाधनों से संबंधित निर्णय, यदि पर्यावरणीय उद्देश्य प्राप्त नहीं हुए हैं तो आवश्यक कार्रवाइयाँ। यदि आवश्यक हो तो पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली को अन्य व्यावसायिक प्रक्रियाओं के साथ एकीकृत करने के अवसर। संगठन की रणनीतिक दिशा के लिए कोई भी प्रभाव। संगठन को प्रबंधन समीक्षा के परिणामों के प्रमाण के रूप में दस्तावेजी जानकारी को सुरक्षित रखना होगा। 10. इम्प्रूवमेंट सुधार। 10.1 जनरल सामान्य। संगठन सुधार के अवसरों को निर्धारित करेगा और अपने पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के अपेक्षित परिणामों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्यों को लागू करेगा। 10.2 नॉन कन्फॉर्मिटी एंड करेक्टिव एक्शन। गैर पुष्टि और सुधारात्मक कार्रवाई। जब एक गैर अनुरूपता होती है तो संगठन को चाहिए गैर अनुरूपता पर प्रतिक्रिया देना और यदि लागू हो 1. इसे नियंत्रित और सुधारने के लिए कार्रवाई करना। 2. इसके परिणामों से निपटना, जिसमें प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभावों को कम करना शामिल है। गैर अनुरूपता के कारणों को समाप्त करने के लिए कार्रवाई की आवश्यकता का मूल्यांकन करना, ताकि यह पुनः न हो या कहीं और न हो। द्वारा 1. गैर अनुरूपता की समीक्षा करना। 2. गैर अनुरूपता के कारणों का निर्धारण करना। 3. यह जांचना कि क्या इसी तरह की गैर अनुरूपताएं मौजूद हैं या संभावित रूप से हो सकती हैं। आवश्यक कार्रवाई को लागू करना। लिए गए किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई की प्रभावशीलता की समीक्षा करना। यदि आवश्यक हो तो पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली में बदलाव करना। सुधारात्मक कार्रवाई गैर अनुरूपताओं के प्रभावों की गंभीरता, जिसमें पर्यावरणीय प्रभाव भी शामिल हैं, के अनुरूप होनी चाहिए। संगठन को प्रमाण के रूप में दस्तावेजी जानकारी बनाए रखनी चाहिए। गैर अनुरूपताओं की प्रकृति और इसके बाद की गई किसी भी कार्रवाई, किसी भी सुधारात्मक कार्रवाई के परिणाम। 10.3 कॉन्टिन्यूअल इम्प्रूवमेंट निरंतर सुधार। संगठन पर्यावरण प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली की उपयुक्तता, पर्याप्तता और प्रभावशीलता को लगातार सुधारता रहेगा।